या ओके हाँ, सो रिकॉर्डिंग ये रखिएगा इसको, बिकॉज बाद में रेफरेंस देखिए ऐसा है कि ट्रैवल रूल जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये बुकिस नहीं बताने जा रहा, बहुत क्लियर कर दूं मैं पहले से। जो चीजें आपको किताबों में मिल जाएगी, जैसे टीए का मेरा रेट क्या होगा, मेरे को कितना मिलेगा, मैं एयर इंटाइटल्ड हूँ कि नहीं हूँ, ये चीजें मैं नहीं बताने जा रहा। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, आप मेरे यहाँ से किसी क्लर्क से पूछ लीजिएगा, एडमिन के किसी स्टाफ से, कॉलीग से, वो बता देगा। मैं यहाँ जो चीज बताने जा रहा हूँ बहुत स्पेसिफिक बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इसको दूसरी तरह से कहूँ तो मैं सेफ ट्रेवल बताने जा रहा हूँ। अब एक वर्ड ऐड कर दूं, सेफ फाइनेंशियल ट्रेवल, फाइनेंशियली सेफ ट्रेवल बताने जा रहा हूं कि आप ट्रेवल कीजिए तो कौन कौन सा क्लेम आपको मिलेगा, कौन कौन सा नहीं मिलेगा, कटता कहाँ है, उससे कैसे बचें। क्योंकि इन जनरल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ट्रेवल में कितना भी केयरफुली कीजिए, कुछ ट्रेवल छोड़ करके कुछ ना कुछ पोर्शन जेब से जाता है, कुछ क्लेम्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये क्लेम्स ऐसे करने से मिलेगा, तो इस लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं और घटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो मैं केवल उस पार्ट पे आ रहा हूँ, क्वेरीज हम लास्ट के लिए रखेंगे। सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो किसी भी ट्रेवल का है यही है, ट्रेवलिंग अलाउंस शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ इनकम। हम ऑडिट में टोटली इसी फॉर्मूले पे चेक करते हैं कि इस ट्रेवल से जो क्लेम आपको मिल रहा है, इससे आपका फायदा तो नहीं हो रहा है। फायदा का मतलब इनकम से, कंपनसेशन से नहीं है। ट्रेवल के कंपनसे अलाउंस है ना, अलाउंस का मतलब कि जो आपको आपकी जेब से जो खर्च हो रहा है इस मुद्दे पे वो आपको मिल जाए, लेकिन इससे इनकम आपको नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए क्या होता है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरा इंटाइटलमेंट तो फ्लाइट का था, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मेरे को फ्लाइट का मिल जाएगा क्या? इनकम है कि आपने एक्चुअली पे किया है ट्रेन का, कह रहे हैं कि फ्लाइट का इनकम है। सर मेरा ट्रेन में सेकंड एसी था, मैं थर्ड से चला जाऊं तो सेकंड पे रेस्ट्रिक्ट होगा। सोचने की बात है। ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। पूरा का पूरा ट्रेवलिंग अलाउंस इसी से डिसाइड होता है कि जो आपने खर्चा किया है वही आपको मिले, एक्सेप्ट जो डीए है, फूड वाला है। पहले फूड में 7 सीपीसी में एक नॉर्म था कि फूड बिल्स देने पड़ते थे। 7th में ये किया गया कि अब फूड बिल्स नहीं देने हैं, फिक्स अमाउंट आपको मिल जाएगा। आप ज्यादा कीजिए तब भी, कम कीजिए तब भी, वो चेक नहीं किया जाता। उसके अलावा सारे क्लेम आपको अगेंस्ट द वाउचर ही मिलते हैं। तो कोई भी खर्चा जो मिलता हो उसका वाउचर लगाना जरूरी है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाए। कुछ बेसिक चेक है, जब हम देते हैं तो ये बेसिक चेक्स अप्लाई करते हैं, और इन बेसिक चेक्स को ही चेक करते हैं सबसे पहले कि जर्नी एक्चुअली परफॉर्म किया गया था क्या, जर्नी नेसेसरी था और प्रॉपरली ऑथराइज्ड था। ठीक है, यानी आपको जर्नी करने के लिए कहा गया था। थर्ड वन इज कि जर्नी आपने क्या इकोनॉमिकली किया है। चौथा है कि जो रेट वगैरह है वो सारा सही है कि नहीं, कोई डबल क्लेम तो नहीं। डबल क्लेम से क्या मतलब है? कई बार इन जनरल होता है कि हम कहीं दूसरी जगह जब लेक्चर देने जाते हैं या कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं तो हमारा टीएडीए वहां से पे हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां से भी पे हो गया है और यहाँ से भी हो रहा है। कई बार देंगे तो देखते हैं हम कि भाई हम फिर का क्लेम दोबारा ना दें, डीए भले दोबारा दें। तो ये चीजें देखनी पड़ती है कि एक ही ट्रेवल, बिकॉज जब दोनों जगह से मिल गया फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, और फिर जब आपका वो सोर्स ऑफ इनकम हो गया तो फिर हमें समस्या है। तो कहने का मतलब है कि ये हमें बार बार चेक करते रहना पड़ता है कि डबल क्लेम ना हो, वो इनकम का सोर्स ना हो। प्रॉपर एजेंट से प्रॉपर तरीके से टिकट खरीदा गया है, ये एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि आगे मैं आऊंगा इसमें डिटेल में कि या तो आप टिकट सीधा जो ट्रेवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, एयरलाइंस टिकट काउंटर, बस स्टैंड, वहां से खरीदिए, या कुछ ही एजेंट्स हैं गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज वहां से। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि वहीं से खरीदा गया है क्या, क्योंकि एजेंसी का जो कमीशन होता है वो पेबल नहीं होता है। और कमीशन से क्या मतलब है, कई बार लोग कहते हैं कि सर एयरलाइंस का भी वही फेयर था, एजेंट ने भी उसी फेयर पे दिया। इट डज नॉट मीन कि एजेंसी का कमीशन उसको नहीं पे हुआ है। एयरलाइंस उसने उसको कम पे टिकट दिया है, बाकी उसका कमीशन कंपोनेंट है, बिकॉज वो कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा। इसलिए प्रॉपर एजेंसी से ही लेना जरूरी है कमीशन को अवॉइड करने के लिए। डील कोड इन जनरल ऑनलाइन टिकटिंग में नहीं है। डील कोड का क्या मतलब होता है,
जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से एयर फ्लाइट हो रहे हैं, हम एक कॉर्पोरेट एग्रीमेंट कर लेते हैं डिफरेंट एयरलाइन से कि मेरे यहाँ से जो टिकट बुकिंग हो उस पर 2% या 3% वो डिस्काउंट देगा, इंडिविजुअल टिकट पे नहीं देगा, वो साल का कैलकुलेट करके हमको दे देगा। तो इसके लिए क्या होता है, बुकिंग के समय एक डील कोड दिया जाता है, वो इंटर होता है, साल के बीच में कैलकुलेशन होके एजेंसी को पैसा आ जाता है। इसमें क्या है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि डील कोड सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है, स्टेट गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल है, ऑनलाइन टिकटिंग पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टिकटिंग हमारे यहाँ ऑनलाइन होती है और हमारा बासु का भी कोई डील कोड नहीं है। हमने हमारे यहाँ से भी ट्रेवल्स उतने ज्यादा नहीं हो है कि हमने डील कोड लिया हुआ है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट फॉर द नॉलेज से मैंने बताया। तीसरा है कि यदि प्राइवेट एयरलाइन से आपने ट्रेवल किया है या इस तरह से किया है तो इसमें रिलैक्सेशन की जरूरत होती है कि मेरे को प्राइवेट से गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट एयरलाइन में ट्रेवल करने के लिए। इसमें एक चीज समझा जाए, एज बासु पॉलिसी वी परमिट प्राइवेट एयरलाइंस। समस्या कहाँ होती है, समस्या होती है जहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ट्रेवल करना होता है। जैसे एनएचपी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आईसीआर के थ्रू आ रहा है। आईसीआर इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन। जब आप उसमें प्राइवेट एयरलाइंस ट्रेवल करेंगे तो वो बोलेगा नहीं, प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड नहीं। तो आपको जानना जरूरी है कि प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड है कि नहीं उस फंडिंग सोर्स से, क्योंकि एक पैसा नहीं मिलता है इसमें। अगर प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड नहीं और आपने ट्रेवल कर लिया और आपका परमिट नहीं हुआ तो एक भी पैसा नहीं, रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होता है। ये भी बता दूं कि ये ट्रेन पे जाके रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जरूर श्योर हो लीजिए कि जिस फंडिंग सोर्स से मैं जा रहा हूँ वही फोन पर पूछ लीजिए, हमसे पूछ इसमें प्राइवेट एयरलाइंस मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, या नेशनल कैरियर से ही जाना है। ये बेसिक चेक हम अप्लाई करते हैं। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टीए बिल इज अ बिल जिसमें कि चेकिंग की बिल के चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट? मतलब केवल ऑडिट नहीं चेक करता है आपका, बाकी जितने भी पेमेंट्स हैं, परचेज हुआ, सैंक्शन हो गया, मैटर खत्म। सैंक्शन होने के बाद पेमेंट रिलीज करने से पहले फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाता, ये परमिशन दीजिए हम पेमेंट, वो सीधा का सीधा कंट्रोलर यहाँ से परमिट करते हैं कि सैंक्शन के हिसाब से पेमेंट किया जाए, मटेरियल आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ट्रेवल खत्म होने के बाद भी कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जाता है। तो इसका मतलब है कि बिल की चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है। ये लाइन बड़ा क्लियर दिखा रहा है, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, ये बैलेंस चलता है। क्यों बैलेंस चलता है ये लॉजिक भी हम देखेंगे, और कहाँ कहाँ जरूरत किसकी पड़ती है ये भी देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपका मेरे पास आ जाएगा क्लेम और आप कहेंगे ये पेमेंट दीजिए, मैं बोलूंगा ये चीज चेक नहीं है, कंट्रोलिंग ऑफिसर से पेमेंट नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे पहले में मैंने कहा चेक में एक इंपॉर्टेंट चेक रूट लें, छोटा रूट लें, ऑडिट नहीं डिसाइड करता। ऑडिट तो दिमाग लगा के सबसे छोटे रूट का दे देगा, भले आप बड़े से जाइए, अगर वो परमिटेड नहीं हुआ है तो छोटे में ही मिलेगा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट, कंट्रोलिंग ऑफिस ये चेक अप्लाई करते हैं। नेसेसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। जरूरी कितनी बार था, एक ही काम के लिए 2 बार जाना पड़ सकता था, या अभी तो आप गए थे 1 हफ्ते पहले फिर क्यों जा रहे हैं? अगर परमिटेड है हम नहीं मना कर सकते हैं। कितने दिन की जर्नी थी, हम नहीं सवाल कर सकते हैं कि काम 4 दिन क्यों लगा, 2 ही दिन में हो सकता था, हम नहीं कर सकते। वो कंट्रोलिंग को देखना है। इसीलिए देखिएगा पहले का जो टूर प्रोग्राम होता है कंट्रोलिंग उसको साइन करते हैं, उस पर कहीं ऑडिट का साइन नहीं होता है, उसकी बेसिस पे हम बाकी चेक करते हैं। पहले ये करा लो फिर हम आगे का चेक करते हैं। डिस्टेंस टीए में कितना लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश आपको लंबा रूट लेना पड़ा हो, तो लंबे रूट के लिए कन्विंस कंट्रोलिंग को कीजिए, डिस्टेंस सही लिखिए, हम इंटरप्रेट करें। appropriateness of mileage rate, cost of transportation for personal effect। कोई अगर लोकल ट्रांसपोर्ट है, स्पेशल गाड़ी हायर करनी पड़ी है तो स्पेशल गाड़ी की जरूरत है या नहीं, स्पेशल गाड़ी में मैं आगे आऊंगा। रेट के अलावा एक तो रेट मिलता है ट्रेवल में, पर किलोमीटर इतना मिलता है, इतना मिलता है, वगैरह वगैरह। कभी कभी आप स्पेशल गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं?
जरूरी थी कि नहीं, हम नहीं डिसाइड करते हैं, कंट्रोलिंग डिसाइड करते हैं। टिकट नंबर, पीएनआर, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, कंट्रोलिंग को एक नजर देखना पड़ता है कि नहीं। होटल चार्जेस, लोकल ट्रेवल के जो बिल्स वगैरह हैं वो देखना पड़ता है। एक है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर होटल स्टे। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है केवल इस पॉइंट से नहीं बनाया है कि हमारे बासु पे क्या एप्लीकेबल है, मैंने फंडिंग एजेंसी पॉइंट से बनाया है, मतलब एक कंप्रिहेंसिव बनाया है। अब जैसे आईसीएआर कहता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआईआर भी कहता है कि आप अगर कहीं जाइए उस सिटी में, मेरा गेस्ट हाउस हो तो वहां रुकिए, वहां ना हो तो दूसरी जगह रुकिए। उस हालत में वो कहता है कि ना हो का एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां हॉस्टल से मिलता है या उनके गेस्ट हाउस से मिलता है कि हमारे यहाँ रूम नहीं है, अब उस ले करके आप कहीं रुक जाइए, आपका जो रेट है उस रेट के हिसाब से कहीं भी रुक जाइए। तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर चेक करते हैं। इस पे एक बार अप्रूव हो जाए तो हम सवाल नहीं करते, बिकॉज इट इज अप्रूव्ड, ये हमको देखना नहीं है। नेक्स्ट हम क्या क्या चेक करते हैं ये देखिए। कुछ चीजें हम जो चेक करते हैं सेम चीजें चेक करते हैं जो कंट्रोलिंग करते हैं। हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने चेक कर दिया है कि नहीं कर दिया, इस पॉइंट को जरूर करते हैं। अगर हमको कहीं दिखे, कहीं भी दिखे कि यहाँ से दिल्ली का रोड माइलेज, यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस इन जनरल कितना है, 1000 या 1100 के आसपास है, किसी ने 1600 लिखा हुआ है और साइन है कंट्रोलिंग ऑफिसर का, एक बार हम कंफर्म जरूर हो सकते हैं कि उन्होंने 1600 अप्रूव किया था क्या या बाय मिस्टेक छूट गया। इसलिए कई चीजें उनकी चेक की हुई को हम रिमाइंड कराते हैं, फिर वो कंफर्म करते हैं, हम एडमिट कर लेते हैं। वो सारी चीजें ब्लैक में लिखी हुई हैं यहाँ पे, जर्नी परफॉर्म हुआ था कि नहीं, ऑथराइज था कि नहीं, और इकोनॉमिक, ये कॉमन को चेक करना होता है। अगर कुछ हमको डाउट हो तो हम जस्ट कंफर्म होते हैं। करेक्ट रेट, जनरल कंडीशंस केवल हम चेक करते हैं। नीचे वाली पोर्शंस हम फिर डिटेल में चेक करते हैं, कोई डबल क्लेम तो नहीं है, हम इसमें सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उस एजेंसी से भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या दिया था। इन जनरल जब आप कहीं सेमिनार और कहीं किसी दूसरे फंड से देने जाते हैं, कोई इनवाइट करता है, तो इन जनरल हम वहां से एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि यहाँ से कोई क्लेम नहीं मिला है, ये दे दीजिए। वो सर्टिफिकेट वहां से जैसे ही आप चलते हैं उनसे लिखवा लेते हैं कि या तो आप क्लेम दे दो, या नहीं तो ये दे दो कि हम यहाँ से कुछ नहीं दे रहे, हम यहाँ से दे। टिकट परचेज फ्रॉम ऑथराइज एजेंट, कौन कौन से एजेंट हैं मैं बाद में बता रहा हूँ। बिल कोड यदि एप्लीकेबल है तो है कि नहीं है, और अगर प्राइवेट एयरलाइन से ट्रेवल किया गया तो रिलैक्सेशन का परमिशन है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। इसके बाद फिक्स कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्रीफली बताऊंगा। कैलकुलेशन का पोर्शन रेट है, उसी रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, मिलता है। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें ट्रेवलिंग अलाउंस के कंपोनेंट कितने। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, ब्रॉडली 3 हैं, अगर इसको और डीप में जाए तो 4 कंपोनेंट्स हैं। जर्नी फेयर, मतलब जिसमें ट्रेन फेयर हो गया, बस फेयर हो गया, एयर फेयर हो गया, ठीक है। लोकल ट्रेवल फेयर, आप जहां गए 3 दिन रुके, 3 दिन के दौरान लोकल ट्रेवल भी किया हो। लोकल ट्रेवल के भी 2 पार्ट हैं, मैं आगे आके बताऊं। तो ये लोकल फेयर, जो आपका लोकल ट्रेवल का फेयर होता है, ये इसमें आता है। थर्ड वन है बोर्डिंग कॉस्ट, फोर्थ वन है लॉजिंग कॉस्ट, मतलब ठहरने का लॉजिंग कॉस्ट, एंड फूडिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, दिस इज बोर्डिंग कॉस्ट। ये 4 चीजें ही मिलती हैं नॉर्मली। कुछ चीजें और हैं, कई जगह पोर्टर कॉस्ट मिलता है, जैसे आप सामान ले जा रहे हैं, अगर आपके साथ इतना सामान है कि आप नहीं उठा सकते हैं तो कुली लेंगे। लोग ये भी कहते हैं सर कूलिंग उसी में से मिलेगा, अलग से मिलेगा, तो सर कूली अलग से मिलता है। इस तरह के पोर्टर कॉस्ट हैं, कुछ कुछ और कॉस्ट है, नॉर्मली एक्सेप्शनल है, मैंने नहीं डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, टूर प्रोग्राम एंड टूर रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा एक ऑनेस्ट एडमिशन, कि हमारे यहाँ प्रॉपर एप्लीकेबल अभी नहीं किया गया है, लेकिन वेरी शॉर्टली माइट बी कि विद इन अ मंथ हम फॉर्मेट दोनों का सर्कुलेट करेंगे। हमको दोनों चीजें अलग अलग चाहिए। अभी एक ही आता है केवल हमारे पास, टूर प्रोग्राम टूर रिपोर्ट नहीं आता, लेकिन दोनों चाहिए, दोनों का अलग पर्पज है। टूर प्रोग्राम इज जर्नी रिलेटेड, टूर रिपोर्ट इज टास्क रिलेटेड। आप कहीं गए तो जर्नी रिलेटेड जो डिटेल है
कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट किया, फ्लाइट से दिल्ली गया, दिल्ली में फिर टैक्सी से गया, 4 दिन ठहरा, ये किया, ये जर्नी रिलेटेड डिटेल। टूर रिपोर्टेड जो डिटेल है पूरा का पूरा टास्क रिलेटेड डिटेल है, वो है कि क्या क्या एक्टिविटी आपने की, क्या क्या टास्क किया, किस किस से डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, क्या आउटकम निकला, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, फर्दर क्या एक्शन की जरूरत है। ये ट्यू रिपोर्ट का पार्ट है। हमारे यहाँ ट्यू रिपोर्ट में जस्ट मीटिंग किया उतना लिख के आ जाता है, जस्ट ट्रेवल्ड फॉर दिस पर्पज। अगर ट्यू रिपोर्ट में पूछूं, लोग कहते हैं कि पर्पज तो लिख दिया है, वही है, नहीं है सर। इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ टास्क, एक टास्क में आपको 4 आदमी से मिलना है, दीज आर एक्टिविटीज, 4 लोगों से मिले, हर से क्या डिस्कशन हुआ, किस टॉपिक पे, क्या आउटकम था, ये पार्ट है टू रिपोर्ट का। ये मेरे को डिटेल चाहिए। क्यों डिटेल चाहिए? क्यों डिटेल चाहिए? लॉजिक। आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, whoever is approving the tour, whoever will be sanctioning the tour, how will he decide कि आपने एक्चुअली काम वहां किया है? लोग कहते हैं हमने वर्बली बता दिया, वर्बली नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी देयर, फर्स्ट पर्पज। सेकेंड पर्पज इज कि इसी से देखिए आगे पता लगता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, बिकॉज टूर आइसोलेशन में नहीं होते हैं। एक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक टूर ट्रेलिंग टूर को भी डेवलप करता है, या ट्रेलिंग एक्टिविटी को डेवलप करता है, मॉनिटर कैसे हो। दैट्स वाई व्हाट नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। सो आगे से रेडी रहिए, ये दोनों पार्ट होंगे। हम इस पर गाइडलाइन भी डिटेल इशू करेंगे, क्या देना है, किस फॉर्मेट में देना है। लेकिन दोनों दो चीजें हैं, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि टूर प्रोग्राम एंड टूर रिपोर्ट एक ही चीज है। टूर प्रोग्राम को टूर डायरी भी कहते हैं, बिकॉज उसमें डायरी लाइक एंट्री होती है, इस दिन इतने बजे यहाँ से यहाँ गए, तो वो टूर प्रोग्राम है, दैट इज नॉट टूर रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए सर, टूर प्रोग्राम टूर रिपोर्ट में भी जर्नी शुड स्ट्रिक्टली बी विद इन द डेट्स जो अप्रूव हो टूर प्रोग्राम में। अगर डेट चेंज हो तो फिर से अप्रूव होना चाहिए, समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स हमारे पास इस तरह के ये आते हैं कि सर ये 3 तारीख से 10 तारीख का ट्रेवल था, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, अब वो 7 से लेके 14 हो गया, तो दोबारा टूर प्रोग्राम अप्रूव कराने की जरूरत तो है नहीं है सर, क्यों? टूर प्रोग्राम आपके ट्रेवल को ही नहीं परमिट कर रहा है। टूर प्रोग्राम टूर कौन अप्रूव करता है? आपका कंट्रोलिंग करते हैं। ही ऑल्सो डिसाइड्स कि 7 से 14 में भी आप ही को भेजना था कि कोई दूसरा जा सकता था। ही ऑल्सो डिसाइड्स कि 7 से 14 में आपकी यहाँ जरूरत थी कि वहां जरूरत थी, आप यहाँ फ्री थे, या कोई दूसरा प्री असाइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क था आपके पास। सो चेंज इन डेट के लिए आपको फिर से रिवाइज कराने की जरूरत है टूर प्रोग्राम को, पूरा का पूरा, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि पुराना नहीं एडमिट होगा। नेक्स्ट, डिटेल ऑन रिसिप्ट। ये सवाल मेरे से बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, और बताऊं इस पे हम लोगों में ट्रेवल करने वालों में शायद ही कोई होगा जिसने घाटा नहीं उठाया कि सर रिसीट नहीं मिलता है ट्रेवल में। सही है भाई, मैं भी मानता हूं नहीं मिलता है। पहले जब 7 CPC में था, हम लोग ट्रेवल करते थे तो फूड का रिसिप्ट देना पड़ता था, जहां खाए, कहाँ कहाँ का लेंगे, कहीं चाय पिया तो चाय वाला थोड़ी रिसिप्ट देता है। ट्रेन जर्नी के दौरान ट्रेन में चल रहे हैं, वेंडर जो बेचने आता है रिसिप्ट मांगिए तो बोलेगा सर पिछले वाले से ले लीजिएगा, हमको छोड़ दीजिए, हम तो नहीं बेच, वहां जाके रिसिप्ट लीजिए तो ट्रेन ही छूट जाएगी। प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी है सर। हम एक चीज समझें कि रिसीट का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन है, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। रिसिप्ट में पहले रेड लाइन पढ़ें, क्लियर होगा। रिसिप्ट में कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है कि रिसिप्ट शुड बी प्रिंटेड। ये मैं केवल ट्रेवल के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके दूसरे के लिए भी कह रहा हूं। कहीं नहीं रिकॉर्डेड है कि रिसिप्ट शुड बी प्रिंटेड, उसका प्रिंटेड होना जरूरी है, नहीं जरूरी। हैंड रिटेन, नीट एंड क्लीन रिटेन। राइटिंग का क्या पर्पज होता है, प्रिंटिंग का क्या पर्पज होता है कि क्लियरली पढ़ा जा सके, होना चाहिए। दूसरा है कि किसी भी रिसिप्ट में करेक्टनेस ऑफ द लाइक
डिटेल्स यदि हैं तो वो सारे के सारे हमको देने पड़ेंगे, वो सारे के सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे। तो अब है कि ये सारे के सारे डिटेल, सारी चीजें अगर हैं तो ये एडमिट होगी, और क्या क्या डिटेल आपके रिसिप्ट में चाहिए ये पूरे के पूरे यहाँ लिखे हुए हैं। नेम है, एड्रेस है, जीएसटी यदि एप्लीकेबल है तो नहीं है। एक सवाल मेरे से लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि जीएसटी कितने से ज्यादा एप्लीकेबल, तो सर जीएसटी 5 रुपए के बिल पर भी एप्लीकेबल। जीएसटी का फाइनेंशियल लिमिट नहीं है, जीएसटी को लेना देना है कि बेचने वाला रजिस्टर्ड है कि नहीं जीएसटी, तो उसको पे करना पड़ता है कि नहीं, इंडिविजुअल बिल पे नहीं है। तो जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, वो लिख देगा हम पे जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या सामान उसने दिया है, अगर गाड़ी है तो व्हीकल नंबर, डिस्टेंस, जर्नी परफॉर्म, टू एंड फ्रो, पूरा का पूरा डिटेल। ये डिटेल आप जहां भी खाइए, जहां से भी हो, लेने की कोशिश कीजिए। अगर वाउचर की जरूरत है, जैसे कि इसमें अभी जो है 7th CPC में डीए में ये खाने वाले ये की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी की जरूरत पड़ती, या पोर्टर सर्विस ले रहे हैं तो ये सारी डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी नहीं। इंपोर्ट या कोई रिसीट कभी भी ट्रेवल ही नहीं, किसी परचेज में भी रिसीट लेना है तो ये प्रिंसिपल याद रखिए, हैंड रिटन हो सकता है, ये डिटेल्स होनी चाहिए, एडमिट होगा, पूरा एडमिट होगा। हम ये जरूर कहते हैं कि रेवेन्यू स्टैंप 5000 से ज्यादा पे चाहिए तो लोन लगाइए, रेवेन्यू स्टैंप लगाइए 5000 से ज्यादा पे अगर हैंड रिटन और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आइए सर, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस एक फिक्स अमाउंट है, वो एक फिक्स्ड आपको मिलता है, और जो मिलता है उसी के लिमिट में मिलेगा। लेकिन क्या हम कैलेंडर डे के लिए मिलता है ये भी बता दूं मैं। कई बार लोग कहते हैं कि जिस समय उतरे उस समय से 12 घंटा, तो नहीं, 12 घंटा नहीं। आप शाम को 6 बजे उठ रहेंगे तो अगले दिन के 6 बजे का डीए नहीं होता है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। दिन में 10 बजे उतरे तो 10 बजे से रात में 12 बजे तक कैलेंडर डे का मिलता है, पहली चीज। दूसरा है कि कम से कम तभी मिलेगा, कम से कम 6 घंटा आपका स्टे हो या 6 घंटे की ड्यूटी हो। 6 घंटे से कम ड्यूटी पे कुछ भी नहीं मिलता है। 6 से 12 घंटे की अगर ड्यूटी होगी तो 70%, और 12 घंटे से ज्यादा की अगर ड्यूटी है तो 100%। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि 6 घंटे से ज्यादा मेरी ड्यूटी है या 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी, कैसे आप सर्टेन करेंगे? तो सर हम कुछ नहीं सर्टेन करते, आप जो टूर प्रोग्राम में लिखते हैं, जो आपके कंट्रोलिंग अप्रूव करते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उस पर एक्ट करते हैं। जब तक रीजनेबल दिखे, बहुत इनरीजनेबल हो तो थोड़ा सा जरूर एग्जामिन करना पड़ता है। क्या क्या पे होता है, सारे कॉस्ट, और जो लिमिट है उस लिमिट में टैक्स भी, टैक्स के लिए अलग से पैसा नहीं मिलता। कहने का मतलब है अगर आपका डीए 800 रुपीज है तो फूड का ये नहीं कहेंगे कि सर टैक्सेस तो इसमें बाहर से मिलेगा ना, नहीं, 800 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, पूरा का पूरा अमाउंट मिला के मिलेगा। बोर्डिंग चार्जेस, बोर्डिंग चार्जेस में है कि अगर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो ले लीजिए। मेरा मेन पर्पस सेकंड लिखना था। बोर्डिंग चार्जेस में बड़ा अजूबा है, बोर्डिंग चार्जेस में कोई लिमिट नहीं है कि कोई 2 घंटा गया किसी टाउन में है तो वो होटल नहीं ले सकता। द ओनली थिंग इज यहाँ हम एक ही चीज कहते हैं कि जर्नी एक्सपेडिशनली हुआ है ये देखिए, इकोनॉमिकली हुआ है ये देखिए। ये हो सकता है कि मैं ट्रेन से उतरूं 8 बजे, 10 बजे मेरी मीटिंग है, तो भाई फ्रेश तो होऊंगा, तो मैं तो होटल जाऊंगा ही। सो वहां पे नहीं है कि 6 घंटे से ज्यादा रुकेगा तभी बोर्डिंग मिलेगा, वो सॉरी तभी वो आपको, हाँ ये मिले बोर्डिंग मिलेगा, लॉजिंग इज ऑल राइट, तभी आपको बोर्डिंग मिलेगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि होटल के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ जरूर देखना होता है, अपना कंसियस भी नहीं अलाउ करता है कि 2 घंटा अगर जरूरत नहीं है, फ्लाइट से उतर रहे हैं सीधा मीटिंग में जा सकते हैं, तो मुझे जरूरत है, या एयरपोर्ट पे थोड़ा फ्रेश हुआ जाके मीटिंग अटेंड, वो आपका अपना डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखें, इन रूट हॉल्ट। क्या है इन रूट हॉल्ट? मैं इन रूट हॉल्ट का तो सबसे अच्छा एग्जांपल सर अभी वाला ट्रेवल है। कोविड में कोई लोग जाके फंसे होंगे तो क्या होगा सोचिए। सो दीज हॉल्ट्स आर इन रूट हॉल्ट। मैं दिल्ली से निकला, किसी कारणवश कानपुर में ट्रेन कैंसिल हो गया, अगला ट्रेन नहीं है 26 घंटे, क्या करेंगे? इन रूट हॉल्ट, दीज आर फोर्स्ड हॉल्ट। इन रूट हॉल्ट में तो सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए ना, हमारे कुछ कलीग्स अब्रोड हैं, यूएसए में 2 लोग हैं, न्यूजीलैंड में 1 हैं, महीनों से फंसे हुए हैं, एंड प्रोविजनली वी आर पेइंग देयर स्टे कॉस्ट एंड ऑल, पे होता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर से सिचुएशन बताते हुए अप्रूवल लीजिए, पे होगा। लेकिन
आइडियल हॉल्ट नहीं पे होता है। ऐसे सर मैं जर्नी कर रहा था, संडे था, रुक गया, मंडे को मैंने फिर बैक जर्नी स्टार्ट की, नहीं। अगर आपका सैटरडे काम खत्म है, मंडे काम नहीं है, तो आप सैटरडे निकल जाएंगे, वहां संडे नहीं पे। वो लग्जरी हॉल्ट कहा जाता है उसको। सो इन रूट हॉल्ट हमेशा एप्लीकेबल होता है। अभी भी कोविड में कुछ लोग ट्रेवल में विद इन इंडिया भी फंसे हुए हैं दूसरे जगह। मुझे पता है एक आदमी लखनऊ में फंसे हुए, आ नहीं पा रहे हैं, अभी भी वैसे केसेस है। तो दीज आर इन रूट हॉल्ट टूर प्रोग्राम में, लेकिन ये अप्रूव होना चाहिए तभी हम इसको एडमिट करेंगे। नेक्स्ट सर, जर्नी बाई ट्रेन। जर्नी बाई ट्रेन में क्या क्या मिलता है, मैं क्लास नहीं बता रहा हूँ कि आप अगर साइंटिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, तो ये मिलेगा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर को ये मिले, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ट्रेन के कौन कौन से कॉस्ट, बिकॉज ट्रेन की कई कैटेगरी है। प्रीमियम क्लास एक नया क्लास आ गया, राजधानी है, शताब्दी है, तत्काल है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अगर टिकट आपने बुकिंग काउंटर से खरीदा मिलेगा, ऑनलाइन लिया, आईआरसीटीसी के साइट से लिया तो मिलेगा। ट्रैवल एजेंट यदि आईआरसीटी में रजिस्टर्ड है, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए आईआरसीटी का, अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपने किसी और एजेंट से ले लिया टिकट तो नहीं मिलेगा, आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड एजेंट से ही टिकट लिया हुआ होगा तो मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको अप टू रुपीज, मैंने गैप दिया है, मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ सर्विस चार्जेस भी हैं, शायद 200 रुपए मिलते हैं, वो एजेंट ही बता देगा आपको, दिखा देगा सर्कुलर, सर मैं ओरिजिनल टिकट से इतना ज्यादा तक ले सकता हूँ, आईआरसीटीसी परमिट करती है, तो वो भी मिलता है, बिकॉज आईआरसीटीसी ने कहा उस एजेंट से लो, तो वो जो भी जेन्युइन चार्ज लेगा हमें पे करना है, ये सेकंड हो लीजिए, उसका वहां पे कमीशन पे होता है बुक करने का। दूसरा है जर्नी बाई ट्रेन। जर्नी बाई ट्रेन में पार्ट जर्नी इज नॉट परमिसिबल। पार्ट जर्नी का मतलब है कि अगर यहाँ से दिल्ली जाना है और आप बोलिए सर मैं यहाँ से पहले पंतनगर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, पंतनगर में आपको कोई ऑफिशियल काम नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से दिल्ली मिलेगा, हम डायरेक्टली यहाँ से दिल्ली का कैलकुलेट कर लेंगे और दे देंगे। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि सर पंतनगर, मैं यहाँ से पंतनगर स्लीपर गया था, पंतनगर से वहां सेकेंड एसी गया था, मेरा इंटाइटलमेंट तो सेकेंड एसी है, पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए सर। कहने का मतलब है कि कॉस्ट मेरा उतना ही आ जाए, उसी में मैंने लंबा रूट ले लिया, तो सर ऐसा नहीं होता है। एक फॉर्मूला है, डिफाइंड फॉर्मूला है, अप्रूव्ड फॉर्मूला है गवर्नमेंट से, उसी फॉर्मूले पे मिलता है। वो फॉर्मूला इसके इस ट्रेनिंग के स्कोप से बाहर का है। आपकी टोटल जर्नी को, जैसे ब्रीफली बता दूं कि मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट 1000 किलोमीटर था दिल्ली, और जो आपने ट्रेवल किया यहाँ से 800 किलोमीटर पंतनगर और 600 किलोमीटर दिल्ली, 1400 किलोमीटर हो गया। तो 800 किलोमीटर आपने सेकेंड एसी से ट्रेवल किया, 800 किलोमीटर स्लीपर से किया था और 600 किलोमीटर एसी से किया था। द रेशियो इज 8:6। इसको हम छोटा करें, 8:6 क्या हो जाएगा, 3:2, सॉरी 4:3। इस 1000 किलोमीटर को 4:3 में हम डिवाइड कर देंगे और जिसका जो एप्लीकेबल रेट आएगा लगा के जोड़ के दे देंगे। ये गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूला। अगर लंबा रूट आपने लिया और आपका टूर अप्रूव नहीं, अगर अप्रूव है तो मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखनी। सर नेक्स्ट, ये 3-4 स्लाइड है सर, इस पर सबसे ज्यादा क्वेरी आती है जर्नी बाई टैक्सी। जर्नी बाई टैक्सी में है दो डिफरेंस, पहले तो दो चीजें समझ लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल ट्रेवल एंड, चलिए इसमें थोड़ा सा बाद में आता हूं, जर्नी विद इन द सेम टाउन। दोनों में क्या फर्क है, लोकल ट्रेवल एंड जर्नी सेम टाउन। जर्नी विद इन द सेम टाउन का मतलब है कि आप जहां भी गए उस टाउन के अंदर जितना भी ट्रेवल करना है, काम आपको सिटी के अंदर था जितना भी ट्रेवल करना है। एक आप सपोज कीजिए रांची गए, रांची के अंदर जितना ट्रेवल करना है, दिल्ली गए, दिल्ली में 4 जगह काम था, 4 जगह के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 4 जगह काम था, 4 जगह आपको जितना भी ट्रेवल करना, दैट इज जर्नी विद इन द सेम टाउन। लोकल ट्रेवल इज अ डिफरेंट थिंग। कई जगह जहाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, दोनों को लोग एक देते हैं, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, तो नहीं होता है दोनों एक तरह से। लोकल ट्रेवल का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि मेरे को दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर कहीं और काम है, बट वहां ठहरने की फैसिलिटी नहीं है, गांव है, पंचायत है, ब्लॉक है, कहाँ रुकूंगा मैं, गेस्ट हाउस नहीं, नेचुरली आई विल स्टे एट दिल्ली।
देन दिल्ली से उस प्लेस मेरे को डेली आना है, तो उसका जो ट्रेवल कॉस्ट होगा वो लोकल होगा, विद इन द सेम टाउन नहीं है, वो कहीं और है। सर ये कहाँ से है? देखिए मैं इससे पहले एनबीएसएस में था, सॉइल सर्वे में, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नागपुर में पोस्टिंग थी। सर्वे है, रूटीन जाते थे वो लोग, उनका लोकल ट्रेवल बहुत होता था, क्योंकि जब सॉइल का सर्वे करते हैं तो गांव में ही तो जाना है, नियरेस्ट टाउन सिटी में रुकते हो, तो उन लोगों को रूटीन कई बार ट्रेवल करना होता था, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन से गाड़ी परमिट की जाती। तो लोकल ट्रेवल सिचुएशन बेस्ड है, क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आदमी को ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि ट्रेवल विद इन द सेम टाउन रेट बेस्ड है, किलोमीटर बेस्ड है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। सुधीर जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अगर कहीं एक्सटेंशन में आपको जाना पड़ रहा है, बाइक से जा रहे हैं तो ठीक है, किसी सिचुएशन बस ऐसा है कि कहीं सिटी में ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है, तो उसका रेट और इसका रेट अलग, एक नहीं है, वो सिचुएशन बेस्ड होगा, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, डिफाइंड नहीं। ठीक है। प्रीपेड टैक्सी ऑटो, और सर इसी प्रीपेड में मैं कर दूंगा कि कहीं कहीं हम लोग जो वो कैब से लेते हैं, ओला एंड ऑल दैट, दोनों आ जाएंगे। सर प्रीपेड कोई भी रिसीट आप जनरली दिल्ली स्टेशन उतरिए, एयरपोर्ट उतरिए, दोनों जगह पुलिस वालों का बूथ है, वो काट के देते हैं। अगर पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रीपेड का मिलेगा, या म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल कर रही है तो मिलेगा। कई जगह क्या होता है, टैक्सी एसोसिएशन वाले खोल के बैठे होते हैं काउंटर अपना, कि सर ये हमारे एसोसिएशन का रेट है, हम इसका तो रिसीट दे रहे हैं, और मैंने देखा है लोग ले लेते हैं वहां से, वो नहीं मिलता। मिलेगा तभी जब वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, प्री रिसीट गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो कभी भी अगर एयरपोर्ट से लीजिए तो देखिए वहां दिल्ली पुलिस का लगा हुआ रहता है काउंटर, दिल्ली स्टेशन पे भी है, बड़े स्टेशन पे करीब करीब हर जगह है। अगर नहीं है, वो जो रेट लिखेगा वो मिल जाएगा, उसका किलोमीटर रेट नहीं काउंट होता। लेकिन अगर नहीं है, दूसरे से लिया, दूसरे में कैब भी आ गया, ओला भी आ गया, दे आर रिक्वायरमेंट एग्रीगेटर्स, तो ये भी प्राइवेट ऑपरेटर, तो इनका भी किलोमीटर रेट से मिलेगा। तो बी केयरफुल इन दैट, बहुत कटता है पैसा इसमें, बिकॉज मेरू और इसका अगर आपने बड़े टाउन में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह में ले लिया, तो नॉर्मल जो रेट हमारा अप्रूव्ड है उससे कई बार दुगुना के करीब रेट उनका होता है, तो आधा आपका लोकल ट्रेवल का। तो वो जरूर ध्यान दें इस चीज को कि गवर्नमेंट वाला होगा तो मिलेगा, अदरवाइज आपका डिसीजन, आप मेरू से ट्रेवल करके नॉर्मल पे लीजिए, नॉर्मल टैक्सी, नॉर्मल ऑटो, ये आपका डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, पोर्टर। मैंने कहा है पोर्टर मिलता है, लेकिन पोर्टर को ट्रेवल क्लेम में नहीं डालते हैं, इस चीज को समझा जाएगा। ट्रेवल आपसे ट्रेवल का रिलेटेड डिटेल है, पोर्टर इज ए कंटिजेंसी चार्ज, जिसको कि ट्रेवल में नहीं डालते हैं, उसका बाद में कहीं से इंप्रेस से रिम्बर्समेंट ले लीजिए, फाइनेंस ऑफिस से ले लीजिए, कहीं और से ले लीजिए, टीए का पार्ट नहीं। ठीक है। तत्काल एंड फ्लैक्सी फेयर, अगर इमरजेंसी है और अचानक टिकट लेना पड़ रहा है, प्लानिंग नहीं हो रही है, कंट्रोलिंग ऑफिसर परमिट कर रहा है आपको, तो आपको तत्काल एंड फ्लैक्सी फेयर मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, आपके टूर प्रोग्राम में लिखा हुआ होना चाहिए कि दिस जर्नी बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई विल परफॉर्म बाय तत्काल और अंडर फ्लैक्सी फेयर। फ्लैक्सी फेयर का क्या मतलब है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से ट्रेन का फेयर आगे पीछे बढ़ता रहता है। जैसे कल जाने वाली ट्रेन अगर टिकट कम अवेलेबल है, महंगा हो जाएगा, बाद का होगा तो सस्ता हो जाएगा। प्रीमियम ट्रेन, कुछ प्रीमियम ट्रेन गवर्नमेंट ने चलाई है 2000 लग्जरी ट्रेन, बी केयरफुल, लग्जरी ट्रेन का क्लेम नहीं मिलता। लग्जरी ट्रेन को ऑर्डिनरी ट्रेन के एट पार पे रेस्ट्रिक्ट करके दे दिया जाता है, क्योंकि लग्जरी ट्रेन में अलाउड नहीं है अभी तक, किसी भी लेवल के लिए नहीं है, अभी स्पष्ट कर दूं मैं। ऐसा नहीं है कि हायर लेवल के लिए एप्लीकेबल है, नीचे किसी के लिए नहीं है, एप्लीकेबल है ही नहीं लग्जरी। अगर आपने प्रीमियम ट्रेन में ले लिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन का फेयर कई जगह, प्रीमियम इज लग्जरी ट्रेन, कई जगह उसका फेयर फ्लाइट फेयर से भी हायर हो जाता है। अगर आपने नॉन इंटाइटल्ड क्लास से ट्रेवल किया, जैसे हम थर्ड एसी के इंटाइटल्ड थे, सेकंड में गए, सेकंड के इंटाइटल्ड थे, फर्स्ट में चले गए, मेरा जो रेस्ट्रिक्ट होगा वो नॉर्मल फेयर पे रेस्ट्रिक्ट होगा, तत्काल फ्लैक्सी फेयर पे नहीं होगा, पहला चीज। ठीक है। जब भी रेस्ट्रिक्ट होगा तो फ्लैक्सी फेयर पे होगा, तत्काल पे नहीं होगा, प्रीमियम पे तो होगा ही नहीं। ठीक है।
ये रेस्ट्रिक्शन कई बार कहा जाता है कि भाई कोलकाता से दिल्ली जाना था, मैं वेस्ट से चला गया, इस राजधानी तो कर दो, से मैं ले सकता हूँ, राजधानी शताब्दी का मिलता है, तो राजधानी के फर्स्ट एसी से रेस्ट्रिक्ट कर दो मेरा इंटाइटलमेंट है। नहीं सर, ऑर्डिनरी पे ही होगा, रेस्ट्रिक्शन कभी भी शताब्दी एंड में नहीं होता। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दो तीन चीजें जो कहीं, तत्काल फ्लेक्सी परमिटेड होगा रिलैक्सेशन में तो मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन हमेशा नॉर्मल क्लास में ही होगा, प्रीमियम क्लास का फेयर कभी भी नहीं मिलता है, उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सर, अप्रूव्ड एयरलाइंस जो इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिटेड है, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है करती, हम प्राइवेट एयरलाइंस भी अलाउ करते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट एंड ऑल दैट। एयरलाइंस, अलायंस एयरलाइंस वगैरह वगैरह हैं। कुछ सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ सेक्टर के लिए वो परमिट करते हैं। मेरे ख्याल से ईयर बिफोर लास्ट तक 52 सेक्टर थे जिसमें वो परमिट करते थे, 52 सेक्टर में प्राइवेट एयरलाइंस ट्रैवल वो परमिट करते थे। तो अगर वो है तो है, नहीं है तो नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। जो एजेंसी अप्रूव्ड है बुकिंग के लिए, एयरलाइंस के ऑफिस में जाके ले लीजिए टिकट, ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, आईआरसीटी से कर लीजिए। दो एजेंट हैं, अशोका टूर्स एंड ट्रेवल, बालमर लॉरीज, ये दोनों बेसिकली गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी, ठीक है। बालमर लॉरी जो है वो बेसिकली फ्राइट लॉरी वगैरह हायरिंग करता है, या फिर कहिए तो क्लीनिंग कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, तो उनके यहाँ से भी टिकट्स बुक होती है, वहां से लीजिएगा। तो अशोका टूर एंड ट्रेवल का ऑफिस होता है, यहाँ भी ऑफिस है, यहाँ शायद होटल अशोका में है, तो वहां से ले सकते हैं। इनके थ्रू बेस्ट मैं कहता हूँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए। आईआरसीटीसी मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए आईआरसीटीसी से फ्लाइट टिकट थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, कैंसिलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट नहीं, अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपको ठीक लगता है आप कीजिए, मैं कोई रूल और कोई ये इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ कि ना कीजिए उससे, ठीक है। मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और जितने हैं travel.com, इनको एजेंट ऑथराइज नहीं किया हुआ, इससे टिकट बुक करेंगे तो आपकी बुकिंग डेंजर में पड़ सकती है। आई रिपीट, क्योंकि मैक्सिमम लोग, हमारी प्रैक्टिकल हैबिट है, इनके थ्रू बुक करने के लिए इनसे कर लेते हैं। दो खतरे हैं सर यहाँ, पता नहीं आपने नोट किया है कि नहीं। अगर कैंसिलेशन होता है तो ये रिक्वायरमेंट एग्रीगेटर अपना चार्ज काट क्लेम, अगर नॉन इंटाइटल्ड ऑफिसर एयर ट्रेवल करता है। मैं सेकेंड एसी का इंटाइटल था, एयर ट्रेवल मैंने कर लिया, जो डिफरेंस हो वो सेकेंड एसी पर रिस्ट्रिक्ट होकर के मिल जाएगा। यदि एयर टिकट कम था सेकेंड एसी से तो एयर टिकट मिल जाएगा, सेकेंड एसी नहीं होगा, क्योंकि कई बार होता है, कई बार किसी किसी सेक्टर में एसी के टिकट से भी महंगा सस्ता हो जाता है फ्लाइट टिकट, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई से गवर्न होता है, तो वो कई बार मिल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, अगर आप नॉन इंटाइटल्ड है और कर रहे हैं। ये टीटीए है, ट्रांसफर ट्रेवल अलाउंस। रियली जब हम लोग कहीं भी ट्रेवल रूल्स पढ़ाते हैं तो तीन पार्ट इसके हैं, एक ऑफिशियल ट्रेवल, ऑफिशियल जर्नी, दूसरा ट्रांसफर के समय क्या मिलता है, और तीसरा है एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो 7th सीपीसी में बिहार गवर्नमेंट में लागू हो गया है, अभी बासु में नहीं हुआ है, हमारा परमिशन नहीं है। तो जब आ जाएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, एप्लीकेबल नहीं था तो मैंने नहीं किया, लेक्चर अननेसेसरी बड़ा हो जाता, भूल जाते हैं आप उसमें, और उसमें क्वेरीज बहुत होती है क्योंकि उसमें कुछ और रेस्ट्रिक्शंस हैं एलटीसी में, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं टीटीए कर रहा हूँ। टीटीए में सर तीन चीजें मिलती हैं जब आपका कहीं से कहीं ट्रांसफर होता है। सपोज कीजिए किसी आदमी का यहाँ से ट्रांसफर कहीं भी किया गया, कोई आदमी यहाँ से किशनगंज भेजे गए, ये गोपालगंज भेजे गए, हमारा कोई दूसरा ऑफिस था वहां ट्रांसफर किया गया, टूर में ट्रांसफर किया गया, तो जब ट्रांसफर किया गया तो क्या क्या मिलता है, सेल्फ एंड फैमिली का ट्रेवल कॉस्ट, एकदम सेम इंटाइटलमेंट में, जिस इंटाइटलमेंट में आपका ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ट्रांसफर हुआ है, ज्वाइन नहीं किया। अगर मान लीजिए विद प्रमोशन दे रहे हैं तो कहाँ, प्रमोशन के बाद वाला वहां है कि विद प्रमोशन आप जाकर के ज्वाइन कीजिए, तो कहाँ का मिलेगा, बिफोर प्रमोशन या बाद के प्रमोशन का, तो बिफोर प्रमोशन, जहां से आपने ओरिजिनेट किया है जिस डेजिग्नेशन से, ठीक है।
उसके बाद है कि कोई गाड़ी वगैरह अगर आपके पास है तो वो इंटाइटल्ड है कि इस लेवल तक बाइक मिलता है, इसके बाद कार मिलता है वगैरह वगैरह, वो मिलता है, उसका फेयर मिलता है। क्या रेट है वो डिफरेंट है, वो टेबल है, वहां से देखा जा सकता है। तीसरा है एक लमसम डिस्टर्बेंस अलाउंस कहते हैं। 6 सीपीसी में 1 मंथ बेसिक प्लस ग्रेड पे था, 7 सीपीसी में आपके बेसिक का 80% वो लमसम में मिल जाता है। वो आपका बाकी ट्रेवल का पूरा कॉस्ट कवर करता है। क्या क्या कॉस्ट? आने जाने में कुछ खाने वाने का कॉस्ट होगा, पैकिंग होगा, डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ से वहां जाएंगे, बच्चों का एडमिशन नए स्कूल में कराएंगे, मकान खोजना होगा, वो जो डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है। सपोज कीजिए सैलरी 50,000 रुपीज थी बेसिक आपकी 7 सीपीसी में, 40,000 रुपीज आंख बंद करके आपको दे दिया, उसमें सब कुछ शामिल है। अब उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे सर पैकिंग मटेरियल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर अब इसमें कुली का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पोर्टर का जो सामान चाहेगा उतारेगा, या घर अरेंज करने वाले का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलेगा। केवल डिस्टर्बेंस अलाउंस दे दिया, वो सब कंपोनेंट इंक्लूड करता है। ठीक है। और आपके ट्रेवल का गाड़ी का जो है एक लिमिट है, इतने 1000 केजी तक का मिलता है, इस रेट से मिलता है, उस रेट पे मिल जाता है। ठीक है। अगर आपने रोड के बजाय अगर आपने ट्रेन के बजाय रोड से ट्रेवल किया, कई बार कारण हो सकता है कि ट्रेन से ट्रेवल करना, ट्रेन से सामान भेजना, ट्रेवल करने का मतलब सामान भेजने से है, सामान भेजना डिफिकल्ट होता है। उस हालत में रोड से जब जाता है तो ट्रेन के रेट को रोड से कन्वर्ट जो किया जाता है, ट्रेन का जो फेयर डिफाइंड है उसमें 25% हायर मिल जाता है रोड के। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अदरवाइज एक रोड का भी रेट है, देख लिया जाता है कौन सा बेनिफिशियल है, उसको ये कर देते हैं कि रोड वाला रेट का फॉर्मूला अच्छा हो रहा है या ट्रेन का 25% हायर वाला अच्छा हो रहा है, कोई भी ये कर सकता है। नेक्स्ट है सर ट्रेवलिंग अलाउंस में भी ये मैंने ऑलरेडी ये कर दिया था कि जो डिस्टर्बेंस अलाउंस है वो इंश्योरेंस चार्ज वगैरह भी इंक्लूड करता है पूरा का पूरा, कोई अलग से डीए वगैरह नहीं पे होता है, वो डिस्टर्बेंस अलाउंस में ही है सारा का सारा। एंड करीब करीब सारी चीजें मैंने इसकी आपको एक्सप्लेन कर दी। तो सर ये बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और जैसा मैंने पहले कहा था मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूरा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिस्क ड्यूरिंग ट्रेवल को कवर करने, मैं कोई रेट नहीं बताया है, कैलकुलेशन नहीं बताया, तो चीजें बताई हैं। आगे आपको लॉस ना हो ट्रेवल के दौरान, किसी भी तरह के ट्रेवल के दौरान कोई लॉस ना हो, उस चीज के लिए मैंने बताई है, और उसी चीज पे मैं पूरा का पूरा मैंने इसको कंसंट्रेट किया है। सो दैट्स ऑल, ये पूरा था। नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेरीज, अगर कुछ पूछना चाहे तो। प्रसाद साहब बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सर। इसमें ये ओन कार का नहीं बताया आपने, ओन कार पर किलोमीटर क्या है, टैक्सी का पर किलोमीटर क्या है? सर वो रेट आपको हमारे ऑफिस से बड़े आराम से मिल जाएगा सर। मैंने यहाँ इसका पार्ट मैंने जैसे बताया ना सर कि रेट और ये मैंने इसमें नहीं लिया था, इसमें मैंने स्पेशल केसेस केवल रेस्ट्रिक्ट किए थे, सॉरी स्पेशल केसेस मैंने सारे के सारे बताए थे। अगर उसका है तो उसका मैं एक नोटिस बोर्ड पे ही डाल दूंगा किस क्लास का क्या मिलता है, रेट इसका कहा, किलोमीटर का क्या मिलता है, वो सारा का सारा मैं सर ग्रुप के नोटिस ये पे डाल दूंगा। दूसरा लग्जरी हॉल्ट का जो बताया, मान लो सैटरडे संडे को रुकना पड़ गया तो उसमें डीए नहीं मिलेगा, और तो क्या है उसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लग्जरी स्टे अगर आप कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि कहीं आप गए, आपकी जर्नी, आपका काम सैटरडे फ्राइडे खत्म हो गया, सैटरडे एंड संडे छुट्टी थी। छुट्टी थी का मतलब है कि वो छुट्टी जो है सर हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, मतलब यहाँ बासु में भी छुट्टी थी सैटरडे संडे, सैटरडे हमारा वर्किंग था, तब आपका भी वर्किंग था, वहां से मतलब नहीं है। और आपको काम नहीं था मंडे को, लेकिन आपने जर्नी मंडे को स्टार्ट किया, यू कैन डू, बिकॉज 2 दिन की छुट्टी आप पे भी एप्लीकेबल है, जर्नी में भी एप्लीकेबल है। 2 दिन की छुट्टी आपने, 2 दिन की पब्लिक हॉलीडे थी, 2 दिन का पब्लिक हॉलीडे लिया, उस हालत में सैटरडे संडे का कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलता है, न बोर्डिंग न लॉजिंग, न डीए न होटल, क्योंकि दोनों दिन छुट्टी आपने अवेल की, दोनों दिन आपने काम नहीं किया है। अगर मंडे को काम रहेगा और नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही।
कंट्रोल सर फ्रीज हो गया लगता है। क्या हुआ दीपक जी? फ्रीज हो गया लगता है सर का। क्या हुआ? कंट्रोलर सर आपका म्यूट है, स्पीकर म्यूट है। हाँ सर, क्लियर है सर, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ। यस। तो और कोई क्वेरी हो तो बताएं सर, कोई और क्वेरी? मैं रेट इंटाइटलमेंट मैं पूरा का पूरा सर्कुलेट कर दूंगा सर। और कुछ सर? जमुई कृषि विज्ञान केंद्र से सर। जी सर ये कहना था, हमारे यहाँ जो एक्सटेंशन के सारे काम होते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज है जो हमारे मैंडेट में भी है जी, तो ये ट्रेनिंग के लिए या फिर दूसरे किसी फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के काम के लिए या फिर ऑन फार्म टेस्टिंग, जो भी मैंडेटरी एक्टिविटीज हैं कृषि विज्ञान केंद्र, इसके लिए जो जाते हैं तो इनकी दूरी ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर ऑनवर्ड्स होती है जी और टाइम टेकिंग जो है, ये टाइम टेकिंग भी मोर देन 6 आवर्स ही होता है जनरल। जी। तो वैसे कंडीशन में इनके डीए का क्या प्रावधान? सर इनको डीए देना पड़ेगा, इनका ड्यूटी पॉइंट। जी, इनका ड्यूटी पॉइंट जो है, इनका ड्यूटी पॉइंट आपका कॉलेज सॉरी केवीके है, ऑफिस है जी सर। इनका रूटीन एक्टिविटी हो या जो भी हो, डीए का एक कंपोनेंट समझा जाए ना सर। ये दिस इज फॉर द पर्सन, फॉर द पर्पज कि उस आदमी के ट्रेवल रिलेटेड कंटिजेंसीज का कॉस्ट है। वो केवल फूड ही नहीं है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें, कई कंटिजेंसी का कॉस्ट है, तो वो सारी कंटिजेंसी का कॉस्ट है। तो इनको जब भी ये जाते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, टाइमिंग रखिए, वो पेबल होगा एक्सटेंशन में। जी, सारे एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स हैं, कितने बजे ये निकलते हैं, इनका टूर का पूरा प्रोग्राम है मेरे पास जी। और ये इनके जो टाइम का पीरियड है वो कभी 8 घंटे, कभी 7.5 घंटे, 9 घंटे तक होता है। जैसे दूर चले जाते हैं 80-90 किलोमीटर। एग्जैक्टली होगा सर, सुबह निकलते होंगे, शाम को आते हैं। हम लोग डीए इनको दे रहे थे, डीए दे रहे थे मैंने, डीए के लिए तो ऑफिस की व्हीकल अवेलेबल है हमारे पास, तो डीए को हमारे यहाँ से दिया जा रहा था फिर, लेकिन अपने ऑफिस में ही वहाँ पे रोका गया उसको, ये कहा गया कि नहीं हम नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो एक बार हमको जस्ट बताइए, हम इसको क्लेरिफाई करके पर्सनली फिर आपको इस चीज को थोड़ा सा वो करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसा केस जिस समय हुआ था उसी समय अगर कहते तो उसी समय निकल जाता। नहीं, पहले का केस भी दें उसको सर, हम छोड़ भी दें। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत नॉलेज में बढ़ा हम लोगों का। एक चीज ये क्लियर हो जाना है कि आज के बाद एटलीस्ट इस चीज को हम लागू कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ये आपका ये प्रेजेंटेशन जो है मुझे पता नहीं, मेरे एसीज भी मैंने दिया था उनको पासवर्ड, शायद अटेंड कर रहे हो। अदरवाइज दिस लेक्चर विल सर्कुलेटेड टू देम एंड आई विल टेल देम आल्सो कैसे एग्जामिन करना है, दैट विल बी टोल्ड टू देम। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे केवीके एक्टिविटीज के लिए, ये सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा एक इशू ये था कि ऑल ऑफ ए सडन किसी को भेजना कहीं जरूरी था और उसमें उसको 3 AC अलाउड था, लेकिन बाय चांस वो टिकट अवेलेबल नहीं था, नहीं मिल रहा था और 2 AC में अलाउ किया हम लोग। तो वैसे कंडीशन में ऑर्डिनरी फेयर के लिए क्या करना होगा? ऑर्डिनरी फेयर का क्या मतलब है? 3 AC में अलाउड नहीं, 3 AC परमिटेड था, उन्होंने 2 AC से ट्रेवल किया। सर क्वेश्चन आप क्या चाह रहे हैं कि उनका 3 AC रेस्ट्रिक्ट होकर मिल जाए तो नॉर्मल मिल जाएगा सर? नहीं, अगर चाह रहे हैं कि 2 AC ही मिले तो वो रिलैक्स करवाना पड़ेगा सर, जिस आदमी को वो पावर डेलीगेट। और इस तरह के रिलैक्सेशन पावर मैं इन जनरल कहता हूँ कि रूटीन से एक लेवल ऊपर का आदमी करे, तो आप यहाँ से करा लीजिए रिलैक्सेशन, उसमें कोई ये नहीं। ठीक है सर, थैंक यू जी। और कोई क्वेरी? सर मेरी क्वेरी है। जी सर मेरी क्वेरी है, मैंने एक दिसंबर में सर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए कोलकाता भेजा गया था।
तो जो डेट था वो सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेरी कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सुन ही रहा हूँ। स्पेसिफिक केस ना डिस्कस करें अपना, ग्रुप केस हो तो डिस्कस करें, स्पेसिफिक अगर आपके कैलकुलेशन पे इस चीज को समझा जाए, अगर जनरल सबके इंफॉर्मेशन के लिए वेल एंड गुड, अगर आपके स्पेसिफिक आप बताइए। हेलो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि जो मेरा वर्कशॉप का डेट था वो 5 और 6 मींस जो प्रिस्क्राइब डेट था 5 और 6, लेकिन जब मैंने जर्नी स्टार्ट की वो तो एक दिन पहले स्टार्ट की। और जो तो आपके टूर प्रोग्राम में नहीं, आपने अपने टूर प्रोग्राम में एक दिन पहले का डेट लिखा होगा ना? जी सर लिखा था। तो सर क्या वो जो एक दिन पहले वाला जो डेट है, जो जी सर जो 9-10 घंटे की जर्नी हुई थी मेरी ट्रेन से, पहले वाले डेट पे, फिर बाद वाले डेट पे भी 9-10 घंटे की जर्नी थी, तो क्या उन दोनों डेट को सर वो डीए के लिए एंटाइटल करते हैं या नहीं करते? एग्जैक्टली सर एक चीज देख लिया जाए, एक अच्छा सवाल है सर। हमेशा ये चीज कहा जाता है, ये जो 6 घंटे वाला नॉर्म है ना, कहा जाता है कि मेरी ट्रेन 6 बजे थी जी सर और मेरी ट्रेन 7 बजे थी, तो 7 बजे भी थी तो मैं घर से तो 6 बजे ही निकल गया था। तो सर ये नहीं मिलता। जहां से आप जर्नी ओरिजिनेट करते हैं स्टेशन से ट्रेन डिपार्चर टाइम या फ्लाइट डिपार्चर टाइम ही मिलता है, हालांकि आपका पहले का भी टाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आपका 6 घंटे से ज्यादा पहले दिन ट्रेवल 8 घंटे पहले या जैसे हुआ है तो पहले दिन का भी मिलेगा, एकदम मिलेगा सर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ पूछिए। कि जैसे हमारी ट्रेन अगर सपोज अपग्रेड हो गया, हमारा जो है सपोज हमने सेकंड एसी से कर रहे थे, अपग्रेड होके वो फर्स्ट एसी में आ गया, तो क्योंकि फाइनल तो हम वही टिकट लगाएंगे, तो क्या हम सेकंड एसी लगाएंगे, सेकंड एसी मिलेगा जी। अपग्रेड में कोई नया चार्ज नहीं लगता है, अपग्रेड में कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सेकंड एसी का सेकंड मिलेगा। और कोई जी मैंने क्वेरी किया है सर, 7th रूल के अनुसार जो डीए सर मिलता है वो सर अभी तक यूनिवर्सिटी लागू की है कि नहीं हुआ है, उसका परमिशन हमें अभी स्टेट गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी पर लागू करने के लिए नहीं मिला है, उस रेट के लिए भी नहीं मिला है, एलटीसी के लिए भी नहीं मिला है, रिक्वेस्ट गया हुआ है, जब आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी के लिए। पर आईसीआर से मतलब नहीं है सर, आईसीआर से भी मतलब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से भी मतलब नहीं है। बासु के लिए ऑर्डर आएगा कि इस रेट से बासु को भी देना है, वो जब कम्युनिकेट हो जाएगा तो हम उसको देंगे। अच्छा, जो पहले सर जो जमा कर दिए हैं तो जब लागू होगा तब मिलेगा, पिछले बार तो मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, टीए का एरियर नहीं मिलता है, ये खराबी है, ये खराबी है। जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो यू वाज नॉट श्योर कि एप्लीकेबल हो ही जाएगा, आप सीखे क्या? एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से ट्रेवल करते हैं, नए के हिसाब से नहीं, उसका ये नहीं मिलता सर। और कोई क्वेरी सर? सर एक क्वेरी और थी सर, मैं ऑफिसर इंचार्ज फार्म बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। जैसे कि हम एनिमल खरीदने के लिए जाते हैं सर, तो हमारे साथ 2 सपोर्टिंग स्टाफ भी जाते हैं जी, जो जैसे लेबर्स हो गए फार्म के, तो उनका सर डीए का क्या होगा सर? उनको डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? सपोर्टिंग स्टाफ जाते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सपोर्टिंग स्टाफ एम्प्लॉय होते हैं, आउटसोर्स होते हैं? आउटसोर्स है सर। सर आउटसोर्स का अलग प्रोसीजर है, वो हमने ऑलरेडी आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है। कोई भी आउटसोर्स्ड पर्सन, आउटसोर्स का जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे मेंशन है उसमें, रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हैं। कोई भी आउटसोर्स पर्सन किसी भी कारणवश यदि सिटी से बाहर जाता है, ठीक है, और स्टे करना पड़ता है, कहने का मतलब नॉर्मल से ज्यादा सिटी से बाहर रहना पड़ता है, तो उसको 1 दिन के लिए 2 दिन का वेज मिलेगा। अच्छा। अगर ड्राइवर्स भी जो हमारे जा रहे होते हैं तो हमने ऐसे ही किया है। दूसरा किया हुआ है कि ड्राइवर्स और दूसरे के लिए या तो 40 घंटे एक्स्ट्रा का नॉर्म है आउटसोर्स के लिए ड्यूटी का, वो कैलकुलेशन करके मिलेगा। जो बेनिफिशियल हो आप दे लीजिए दोनों जी, ठीक। क्योंकि वो आउटसोर्स का टीएडीए ट्रैवल रूल से नहीं गाइड होता है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट वाले जैसे गाइड होता है, तो वहाँ प्रोविजन है सर। सर थैंक यू सर। हाँ सर, तो आई थिंक क्वाइट इंटरेक्टिव इट वाज। अगर कुछ क्वेरी हो तो ये करें, ना तो इसको क्लोज करें।
सर नेक्स्ट आई एम प्लानिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक ऐसे टॉपिक पे प्लान कर रहा हूँ जिसपे प्रेजेंटेशंस नहीं होते ऑल ओवर द कंट्री, कहीं किसी कोर्स में भी टेकअप नहीं होता है। दैट इज हाउ टू राइट ए स्पेसिफिकेशन फॉर अ सक्सेसफुल परचेज। मैं चाहूंगा कि इंटरेस्ट लें इसमें, आपकी अपनी प्लानिंग के लिए। बार बार क्वेश्चन आता है कि हम जो खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदाता है, थोड़ा लंबा होगा प्रेजेंटेशन ये, लेकिन कहीं इसका मटेरियल आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बहुत पहले मैंने कहीं इसको प्रेजेंट किया था, सेम मटेरियल मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक वी विल प्लान फॉर दैट, सो इफ परमिटेड वी कैन। हाँ सर बताइए। हाँ, इससे अलग थोड़ा सा पूछ रहे हैं सर, वो 7th पे कमीशन के एरियर नहीं, उसके बारे में 7th पे कमीशन के एरियर के बारे में आप ऑफिस पर्सनल विजिट कीजिए, वहाँ पूछिए। ये ट्रेवल के लिए है केवल। ठीक है सर? चलिए ठीक है सर, वही आईसीआर कंपोनेंट के बारे में। हाँ नहीं ठीक है, वो ट्रेवल के लिए है। उसके लिए आप ऑफिस आकर के कभी, हमने दिया है 7 डेज का टाइम दिया है, जिनकी भी जो क्वेरी हो पूछ लें 7 दिन को, तो वहां से ये किसी को अपने कैलकुलेशन पे भी डाउट हो तो वहां के देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।